दीपिका कक्कड़, उनको पहले गॉल ब्लैडर स्टोन डायग्नोस हुआ था। जब वो चेकअप कराने गई तो पता चला लिवर ट्यूमर है, और फिर बाद में जब उनके रिपोर्ट्स आए तो पता चला कि वो स्टेज 2 लिवर कैंसर में तब्दील हो चुका है। जिसके बाद से लोग बहुत ज़्यादा जानने में इंटरेस्टेड है कि आखिर गॉल ब्लैडर स्टोन का लिवर ट्यूमर और कैंसर से क्या कनेक्शन है। 1 महीने में 2 महीने में अगर आपने 5 किलो 10 किलो का वजन कम घटाया है तो उस कारण से सडनली हमारे पित्त के थैली के अंदर स्टोन बन सकते हैं। कई व्यक्तियों में जिनमें जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ब्लड के अंदर, तो वो एक ऐसा सेंटर प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर बाइल चिपक के और स्टोन्स बनाता है। जैसे इतने छोटे छोटे स्टोन्स बन रहे हैं, ये कब जाकर के लिवर ट्यूमर में तब्दील हो जाते हैं? जो कैंसर वाली गांठें होती हैं वो ओब्वियसली खतरनाक होती हैं। जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स के कारण जो गांठें बनती हैं लिवर के अंदर, वो जनरली कैंसरस होती हैं या फिर उनमें कैंसर में तब्दील होने का रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो दीपिका कक्कड़ को स्टेज 2 लिवर कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो फिर इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं अगर कोई स्टेज 2 में पहुंच जाता है? स्टेज 2 वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ट्यूमर है, जो गांठ है, वो लिवर के अंदर ही सीमित है। क्योंकि वो लिवर के अंदर सीमित है तो हमारी जो अप्रोच रहती है वो ये रहती है कि हम एक अच्छा सा नेगेटिव मार्जिन लेके, मतलब उसके अराउंड का एक थिन लेयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू लेके उस ट्यूमर को काट के निकाल दें। अगर ट्यूमर को अंदर जला दिया गया, कोई चांसेस है कि ट्यूमर फिर से वापस आ सकता है? यस, डेफिनेटली। एंड हम पेशेंट्स को ये चीज़ पहले एक्सप्लेन करते हैं, क्लोजली मॉनिटर करते हैं। पेशेंट को हम मतलब 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल पे हम रिपीट स्कैन्स करके, और कुछ ब्लड मार्कर्स होते हैं, अल्फा फिटोप्रोटीन, CA-19-9, उन मार्कर्स के माध्यम से हम ये चेक करते हैं कि कहीं कोई चांस तो नहीं है कि रिकरेंस हो रही है, मतलब कैंसर वापस आ रहा है। लिवर ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ जाती है अगर लिवर कैंसर हुआ तो? कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स को लिवर ट्यूमर्स के साथ में लिवर सिरोसिस भी हो जाता है, और जब लिवर सिरोसिस होता है तो उस मरीज में आप लिवर का एक पार्ट काट के नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो लिवर बिल्कुल फाइब्रोज्ड हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इन ऐसे सिनेरियोज के अंदर हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। सबसे पहले तो बताइए, जो बहुत ज्यादा नॉन वेज खाते हैं लोग, क्या उनमें चांसेस है ऐसा होने के? तो जो हमारा रेड मीट, जिसे हम कहते हैं कि मटन या तो वो जो वैरायटीज़ होती हैं वो हमारे लिवर के लिए काफ़ी हानिकारक हैं। जो उनका जो फैट होता है, वो फैट भी इस तरीके का होता है जो कि हमारे लिवर में जाके सेटल हो जाता है और फिर उसके लिवर से निकलने में मुश्किल करता है। लिवर ट्यूमर के फिर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? एक तो हैवीनेस फील हो सकती है मरीज को। कई बार मरीज आते हैं, बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे भारी भारी लगता है। हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड में पता लगता है कि एक बड़ा सा लिवर ट्यूमर है जो कि उस राइट लोब के अंदर बैठा हुआ है। कई बार अगर वो हमारे लिवर के अंदर के जो उनकी जो नलियां हैं, पित्त की जो बाइल डक्ट्स हैं, उन बाइल डक्ट्स को अगर वो कंप्रेस कर देगा तो पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है। पेशेंट हमारे पास जॉन्डिस लेके आते हैं। जब जॉन्डिस लेके आते हैं, हम सीटी या अल्ट्रासाउंड करते हैं, उनको देखते हैं कि वहाँ ट्यूमर है। और अगर कई बार ऐसा होता है कि वो जो ट्यूमर है वो लिवर के बाहर जाके आंतों, जो पास में जो छोटी आंत जो वहीं पर रन कर रही है, उसमें इन्फिल्ट्रेट करता है, तो उस कारण से छोटी आंत का एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ को गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम हुई। जब वो चेकअप कराने गई तो पता चला कि लिवर ट्यूमर है, और फिर फर्दर चेकअप्स में पता चला कि लिवर ट्यूमर स्टेज 2 लिवर कैंसर में तब्दील हो चुका है, जिसकी जानकारी हाल ही में उन्होंने अभी सोशल मीडिया के थ्रू दी है। तो ऐसे में लोगों के मन में ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर गॉल ब्लैडर स्टोन लिवर ट्यूमर और लिवर कैंसर से कैसे रिलेटेड है। तो आज के हेल्थ पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब चीजों पर विस्तार से डिस्कस करेंगे, जिसके लिए इस सेशन में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद है, जिनका नाम है डॉक्टर सौरभ सिंघल, सीनियर कंसल्टेंट है, लिवर और गैस्ट्रो सर्जन भी है आकाश हेल्थ केयर में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेगा। डॉक्टर, जो एक्ट्रेस है, टीवी एक्ट्रेस है दीपिका कक्कड़, उनको पहले गॉल ब्लैडर स्टोन डायग्नोस हुआ था। जब वो चेकअप कराने गई तो पता चला लिवर ट्यूमर है, और फिर बाद में जब उनके रिपोर्ट्स आए तो पता चला कि वो स्टेज 2 लिवर कैंसर में तब्दील हो चुका है। जिसके बाद से लोग बहुत ज़्यादा जानने में इंटरेस्टेड है कि आखिर गॉल ब्लैडर स्टोन का लिवर ट्यूमर और कैंसर से क्या कनेक्शन है। तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखिए, जो गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर एक लिवर का एक इंटीग्रल पार्ट है, जो हमारा जो टोटल हेपेटोबिलियरी सिस्टम हमें बोलते हैं, जिसके अंदर लिवर और उसके बाइल के, पित्त के निकलने का जो रास्ता होता है, जिसे हम बाइल डक्ट्स बोलते हैं, उन सब सिस्टम के अंदर गॉल ब्लैडर का जो काम होता है वो होता है स्टोरेज का। गॉल ब्लैडर इज राइट, जो हमारे लिवर के जस्ट नीचे की तरफ होता है, और जो भी हमारा बाइल, जो कि एक डाइजेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो उसको स्टोर करने का काम करता है। कई लोगों में कई कारणों के कारण जो वो बाइल होता है, वो बाइल धीरे धीरे स्टोन में फॉर्मेशन करने लग जाता है, और इस कारण से हमारे
पित्त की थैली में स्टोन्स हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाते हैं। क्या कारण हो सकते हैं कि पित्त की थैली में स्टोन्स हो रहे हैं? कई सारे कारण हैं, कई सारे मरीजों में जैसे कि हमारी डाइटरी हैबिट्स जो कि काफ़ी रिसेंट टाइम्स में काफ़ी चेंज हुई हैं। अगर हम बात करें लास्ट 2 डिकेड्स में, ऑलमोस्ट 10-20 सालों के अंदर हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो काफ़ी चेंज हुई है। सडन वेट लॉस जब कोई भी व्यक्ति करता है, स्पेशली आजकल जब वो रहता है कि स्टारवेशन कर करके अपने आप को ओवर अ मंथ, एक महीने में, 2 महीने में अगर आपने 5 किलो 10 किलो का वजन कम घटाया है, तो उस कारण से सडनली हमारे पित्त के थैली के अंदर स्टोन बन सकते हैं। उसके अलावा कई व्यक्तियों में जिनमें जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ब्लड के अंदर, तो वो एक ऐसा सेंटर प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर बाइल चिपक के स्टोन्स बनाता है। अच्छा, तो आपने जैसे डाइटरी हैबिट्स की बात की और लाइफस्टाइल फैक्टर्स की बात की, कोई ऐसे खाने की चीज़ें हैं जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन हो रहा है? देखिए, हमारा जो भी हम जो खाना खाते हैं उसमें एक जो जंक फूड का जो मात्रा जो बढ़ती जा रही है, बेसिकली जो हाई लिपिड्स, हाई ट्रांस फैट की क्वांटिटी हमारे खाने में आजकल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और ये जो सारा का सारा जो है ये एक गॉल ब्लैडर स्टोन बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स जिनमें फैटी लिवर डेवलप होता है, उन पेशेंट्स के अंदर गॉल स्टोन भी पाए जाते हैं, और वो उसका कारण यही है कि हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो उस जो हाई फैट कंटेनिंग बाइल को अपने अंदर स्टोर करता है, तो वो जब स्टोरेज बहुत देर तक रहती है तो वहाँ पे स्टोन्स धीरे धीरे बनने चालू हो जाते हैं। पहले एक रेती जैसी स्लज जैसी बनती है, और उसके ऊपर धीरे धीरे स्टोन्स बनते हैं, ओवर नेक्स्ट 5 साल 6 साल के अंदर वो प्रॉपर स्टोन्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स भी होते हैं कुछ स्टोन बनने के? देखिए, स्टोन्स बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। जो बड़े स्टोन्स होते हैं जनरली वो सिंगल या मैक्सिमम 2 या 3 स्टोन ही होते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर, उनके अपने रिस्क फैक्टर्स हैं। लेकिन मैक्सिमम पेशेंट्स के अंदर जो मल्टीपल स्मॉल स्टोन्स पाए जाते हैं, एंड एक्चुअली देखा जाए तो मल्टीपल स्मॉल स्टोन्स कई कारणों के कारण काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ओके, तो अगर जैसे इतने छोटे छोटे स्टोन्स बन रहे हैं, ये कब जा करके लिवर ट्यूमर में तब्दील हो जाता है? देखिए, लिवर ट्यूमर जो हमारा होता है वो इसलिए होता है, तो लिवर ट्यूमर्स के बारे में एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा पहले। लिवर ट्यूमर्स मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। लिवर ट्यूमर्स में हम बात करते हैं तो कुछ बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो कि नॉन कैंसरस होते हैं, मतलब जो कैंसर वाले ट्यूमर नहीं होते। तो ट्यूमर जो एक टर्म है वो है किसी भी गांठ के लिए। अब वो गांठ लिवर के अंदर अगर मौजूद है तो उसे हम लिवर ट्यूमर बोलेंगे। अगर वो एक बिनाइन ट्यूमर है, बिनाइन मतलब अगर वो कैंसरस नहीं है, तो वो गांठ कोई परेशानी नहीं कर रही हो, उसके अपने सिम्टम्स हो सकते हैं लेकिन वो फैलने का डर नहीं है। और कुछ गांठें होती हैं जो मैलिग्नेंट होती हैं, जिन्हें हम कैंसरस गांठ बोलते हैं, जो कैंसर वाली गांठें होती हैं। जो कैंसर वाली गांठें होती हैं वो ऑब्वियसली खतरनाक होती हैं। जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स के कारण जो गांठें बनती हैं लिवर के अंदर, वो जनरली कैंसरस होती हैं, या फिर उनमें कैंसर में तब्दील होने का रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है। दीपिका कक्कड़ के केस में भी यही हुआ था, उनको जो आप कैंसर वाला ट्यूमर बता रहे हैं वही वाला उनको डायग्नोस हुआ है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू भी दी थी। तो फिर स्टोन जो है वो कैंसरस लिवर ट्यूमर में तब्दील हो जाता है, इसके पीछे क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है? जो स्टोन है वो हमारे गॉल ब्लैडर के वॉल को इरिटेट कर रहा है, ठीक है, बिकॉज वो एक तरीके से एक बहुत हार्ड पत्थर है जो कि हमारे सॉफ्ट टिश्यू को कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रहा है। जब वो इरिटेट करता है तो हमारे गॉल ब्लैडर की जो सेल्स होती हैं, हमारा शरीर जो बना है वो सेल्स से, टिश्यूज से बना है। हर पार्ट हमारा जो शरीर का है, जो सेल्स होती हैं जब वो इरिटेट होती हैं तो उनमें कुछ ऐसे चेंजेस आने चालू हो जाते हैं कि वो अनकंट्रोलेबली अपने आप को एकदम से वो अपने आप को रेप्लिकेट करती हैं। वो 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8 होती हैं। अब हमारे शरीर में हर पार्ट में एक डैमेज होती है और उसका रेप्लिकेशन होता है, रिपेयर चलता है, तो एक कंट्रोल्ड वे में चलता है। तो कभी भी किसी भी पार्ट में अगर कोई 10 सेल्स की डैमेज हुई तो 10 सेल्स बनेंगी, और उस कारण से हमारा जो शरीर का जो एक शेप, साइज, वो सब सेम रहेगा किसी भी टिश्यू का। लेकिन जब भी अनकंट्रोलेबली कोई सेल डिवाइड होनी चालू हो जाती है तो वो सेल्स फिर एक ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देती हैं। और जो गॉल ब्लैडर कैंसर या फिर जो लिवर के अंदर कोलेंजियोकार्सिनोमा, जिस एक नाम है, जो एक साइंटिफिक टर्म है, जो कि होता है, जो कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स के कारण होता है, वो जो कैंसर्स होते हैं वो जनरली हमारे गॉल ब्लैडर के जस्ट सटे हुए पार्ट वाले लिवर में होते हैं। अच्छा। ठीक है, और उस पार्ट में जो कैंसर होते हैं वो कैंसर बहुत तेजी से हमारे पित्त के रास्ते को, उन सबको रुकावट
बना देते हैं। ओके, तो अगर उनको जैसे ये कैंसरस वाला डायग्नोस हुआ है, उसमें भी स्टेज 2 हुआ है, कितने टाइप के स्टेजेस होते हैं? कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं, अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो उसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, इन 4 उसमें कैटेगराइज किया जाता है। स्टेजेस हमारे लिए एज अ डॉक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टेजेस के बेसिस पे हम एक तो ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या पेशेंट का ट्रीटमेंट ऑप्शंस और पेशेंट के पास रहेंगे और कितना एग्रेसिवली हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, और पेशेंट का आफ्टर द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट पेशेंट का आउटकम कैसा रहेगा, पेशेंट का ओवरऑल लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कैसा रहेगा जब भी हम कैंसर की बात करते हैं। तो स्टेज 1 जनरली लिवर के अंदर वो होता है जिसके अंदर जो हमारा गांठ होती है, जो ट्यूमर होता है, वो जनरली 2 सेंटीमीटर के आसपास से उससे कम होगा। जनरली एक सिंगल ट्यूमर होगा, वो किसी भी खून की कोशिका मतलब ब्लड वेसल को के अंदर इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहा होगा, उसके अंदर नहीं जा रहा होगा, ठीक है। और ऐसे ट्यूमर के फैलने के चांसेस बहुत कम है। अच्छा। ऐसे ट्यूमर जनरली बहुत अर्ली स्टेज कैंसर में आते हैं और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं सर, मतलब ट्रीटमेंट ऑप्शंस वाइज। अगर हम स्टेज 2 में जाते हैं तो स्टेज 2 में जनरली या तो दो गांठें बन गई पास में, या फिर साइज जो है ट्यूमर का वो 2 सेंटीमीटर से ऊपर चला गया, या फिर जो ट्यूमर है वो हमारे किसी खून की कोशिका मतलब ब्लड वेसल के अंदर इन्फिल्ट्रेट करना चालू कर चुका है। तो वो एक हमारा रिस्क फैक्टर होता है कि हाँ, अब इस ट्यूमर को हमें यहाँ पे अगर ट्रीट नहीं किया तो ये आगे और बढ़ सकता है। स्टेज 3 ट्यूमर वो होते हैं जो आसपास के एरियाज में इन्फिल्ट्रेट करना चालू कर देते हैं, मतलब उसके अंदर घुसना चालू कर देते हैं। कई बार वो लिवर का जो बाहर का हमारा एक कैप्सूल होता है, जो लिवर के बाहर की जो लेयर होती है उसके बाहर निकल जाते हैं, दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में जो आसपास के लिवर के आसपास के ऑर्गन्स में अगर इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं तो वो हम कहते हैं कि स्टेज 3 है। और अगर वो दूर चले गए, अगर वो वहां से निकल के अगर लंग्स में चले गए, हड्डियों में चले गए, ब्रेन में चले गए, तो उसे हम स्टेज 4 बोलते हैं। उसे कहते हैं हम मेटास्टैटिक डिजीज। तो डॉक्टर दीपिका कक्कड़ को स्टेज 2 लिवर कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो फिर इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं अगर कोई स्टेज 2 में पहुंच जाता है तो? स्टेज 2 लिवर कैंसर्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि कौन से मतलब कौन सा टाइप का लिवर कैंसर है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि लिवर कैंसर्स में भी एक हेपेटोसेलुलर कैंसर होता है जो सबसे कॉमन वैरायटी है इंडिया के अंदर खासकर। उसके अलावा एक कोलेंजियोकार्सिनोमा होता है, वो जो कि एक दूसरी तरह की वैरायटी है। सारी मेडिकल नेम्स हैं, लेकिन हाँ ऑब्वियसली हमारे लिए वैरायटी डिफरेंट होती है बिकॉज उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन डिफरेंट होता है। और तीसरा एक होता है जो डायरेक्ट गॉल ब्लैडर कैंसर होता है, जो कि लिवर में इन्फिल्ट्रेट कर रहा होता है। तो जनरली जब हम स्टेज 2 की बात करते हैं तो स्टेज 2 वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ट्यूमर है, जो गांठ है, वो लिवर के अंदर ही सीमित है। क्योंकि वो लिवर के अंदर सीमित है तो हमारी जो अप्रोच रहती है वो ये रहती है कि हम एक अच्छा सा नेगेटिव मार्जिन लेके, मतलब उसके अराउंड का एक थिन लेयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू लेके उस ट्यूमर को काट के निकाल दें। और उसके को निकालने के बाद ओब्वियसली हम उसको पैथोलॉजी में जांच के लिए भेजते हैं उस गांठ को। और अगर सारे मार्जिन्स नेगेटिव होते हैं तो इन मरीजों में, कुछ मरीजों के अंदर अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें सर्जरी के बाद शायद कीमोथेरेपी की कुछ साइकिल्स देने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा अगर हम कुछ पेशेंट्स जिनके अंदर 2-2.5 सेंटीमीटर का ही ट्यूमर होता है, उसमें हमारे पास कुछ एडिशनल ऑप्शंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन का मतलब क्या है कि एक प्रोब, पतला सा हमारा एक प्रोब टाइप का होता है जो कि हार्डली एक पेंसिल के साइज का होता है। उससे हम बाहर से ही अल्ट्रासाउंड या सीटी के माध्यम से ट्यूमर को टारगेट करते हैं, और वो उसका जो टिप होता है वहाँ पे एक हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब लगा हुआ होता है जो कि उसको ट्यूमर को जला देता है। अच्छा, लिवर के अंदर ही। तो जनरली जो छोटे ट्यूमर्स होते हैं 2-2.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तक के, वो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कर सकते हैं। और एक और एडिशनल जो हमारे पास ऑप्शन होता है उसे हम कहते हैं टेस, ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, जिसके अंदर जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं वो एक नस के माध्यम से एक वायर डाल के डायरेक्टली लिवर के अंदर जो उसकी ब्लड वेसल, जो ब्लड कोशिका, जो हमारी खून की जो कोशिका है, आर्टरी है, जो कि उस ट्यूमर को सप्लाई कर रही है, उसके अंदर डायरेक्टली जाके उस ट्यूमर के अंदर एक कीमोथेरेपी वाला एजेंट हम इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो जो कीमोथेरेपी वाला एजेंट है वो बाकी शरीर को ना अफेक्ट किए, सिर्फ उस कैंसर के सेल्स को वहीं की वहीं जला देता है। अच्छा, ओके। तो इसको थोड़ा सा और ब्रीफली एक्सप्लेन करके समझेंगे। जैसे आपने 3 ऑप्शंस के बारे में बताया। सबसे पहले आपने कहा कि अगर सर्जरी के बाद कुछ पेशेंट्स में कीमोथेरेपी दी जाती है, तो क्या ये कीमोथेरेपी बाकी कैंसर्स के जैसे ही होती है? क्योंकि कीमोथेरेपी में लोग कहते हैं बहुत पेन भी होता है। देखिए, जब हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं तो एक जनरल पब्लिक के लिए कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि एक दवाई जिससे कि पेशेंट के बाल झड़ जाएंगे, पेशेंट को डायरिया होगा,
भूख खत्म हो जाएगी, वो सब होगा। लेकिन कीमोथेरेपी भी कई वैरायटीज़ की होती हैं। Okay. और कीमोथेरेपी के अंदर हमारे पास कई अलग अलग टाइप के मेडिसिन होती हैं जो कीमोथेरेपी जनरली लिवर कैंसर्स में दी जाती है। उनसे वो बाल झड़ने की और डायरिया होने की वो रिस्क रिलेटिवली कम होते हैं। लेकिन यस, डेफिनेटली कीमोथेरेपी के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। इन एडिशन हमारे पास एक जो बहुत अच्छी चीज़ है जो पिछले 10 सालों में डिस्कवर हुई है और इंडिया के अंदर बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं, उसे हम कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी के अंदर पेशेंट्स को जनरली साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं ऑलमोस्ट, एंड उसका जो आउटकम है वो बहुत अच्छा है। ठीक है। आपने बाकी 2 ट्रीटमेंट्स में बताया कि मोस्टली ट्यूमर को लिवर के अंदर ही जला दिया जाता है, प्रोब या नीडल या इंजेक्शन डाल करके। तो अगर ट्यूमर को अंदर जला दिया गया, कोई चांसेस है कि ट्यूमर फिर से वापस आ सकता है? यस, डेफिनेटली। एंड हम पेशेंट्स को ये चीज़ पहले एक्सप्लेन करते हैं। जब छोटे ट्यूमर्स होते हैं उनके अंदर ये एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट मोडालिटी है हमारे लिए। साइज कितना होगा फिर? जनरली 2 से 3 सेंटीमीटर। टेस्ट के लिए हम अप टू 4 सेंटीमीटर जा सकते हैं। ठीक है। बट अगर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन की बात करते हैं तो जनरली हमारा टारगेट साइज 2-2.5 सेंटीमीटर तक का होता है। ठीक है। और जब भी हम ये करते हैं तो हमारा उसके बाद हम पेशेंट को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। पेशेंट को हम मतलब 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल पे हम रिपीट स्कैन्स करके, और कुछ ब्लड मार्कर्स होते हैं, अल्फा फिटोप्रोटीन, CA-19-9, उन मार्कर्स के माध्यम से हम ये चेक करते हैं कि कहीं कोई चांस तो नहीं है कि रिकरेंस हो रही है, मतलब कैंसर वापस आ रहा है। और यस, इन ट्रीटमेंट मोडालिटीज के बाद भी अगर इन केस कैंसर वापस आता है तो हमारे पास सर्जरी का ऑप्शन तो फिर भी है। ओके, तो फिर इसमें सर्जरी करनी पड़ती है। Yes. तो ऐसा है कि ट्यूमर का साइज अगर इस बार 2 सेंटीमीटर है तो अगली बार वो वापस से आएगा कैंसर, तो साइज बढ़ सकता है या घट भी सकता है? यस, अगर आएगा, बट अगर हम जितना क्लोजली हम पेशेंट्स को मॉनिटर करते हैं जनरली वो बहुत अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाता है। ओके। तो होता यह है कि जैसे वो 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर था, हमने उसको पूरा एब्लेट कर दिया, मतलब पूरा उसको हमने जला दिया, वो ट्यूमर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। हमने पेशेंट के ब्लड मार्कर्स जो हैं उनकी जांच करी 3 महीने पे, एक CT किया, 6 महीने पे हमने एक रिपीट ब्लड मार्कर की जांच करी, एक स्पेशल रंगीन CT होता है, हम PET CT बोलते हैं, वो किया। अगर उस PET CT पे हमें अगर कहीं पे भी लगा कि हाँ एक ट्यूमर का वापस से फोकस आ रहा है, इससे पहले कि वो बढ़े, उस पर इमीडिएटली एक्ट किया जाता है। ओके। अच्छा, आपने जैसे ये तो बताया जिनको सर्जरी से निकालना पड़ता है या फिर वहीं खत्म करना पड़ता है, कुछ आपने स्टार्टिंग में ट्यूमर्स बताए थे जिसको हम छोड़ देते हैं, वैसे ऐसा क्यों होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम बात करते हैं ट्यूमर्स की, तो ट्यूमर्स नॉन कैंसरस ट्यूमर्स भी होते हैं, गांठें। अगर हम 100 व्यक्ति अगर हम रैंडमली उठाएं जिनको कोई लिवर के सिम्टम्स नहीं है और हम सबका एक अल्ट्रासाउंड करें, तो ऑलमोस्ट 30%, मतलब 30% मरीजों में, मतलब 30% लोगों में, 100 में से 30 लोगों के अंदर लिवर में किसी प्रकार की कोई ना कोई गांठ मिलेगी, छोटी मोटी। अच्छा। और जो मोस्ट कॉमन जो गांठ होती है वो होते हैं लिवर सिस्ट और लिवर हेमेंजियोमास। जो लिवर हेमेंजियोमा होता है वो एक ब्लड के वेसल की एक गांठ होती है जो कभी जिंदगी में कैंसर में डेवलप नहीं होती। अगर वो 10 सेंटीमीटर या उससे बड़ी हो जाती है तो ही उसमें कैंसर बनने का चांस होता है। फिर कुछ गांठें होती हैं, उन्हें हम कहते हैं एडिनोमा, लिवर एडिनोमास। जो लिवर एडिनोमा होते हैं उनमें कैंसर बनने का चांस ज्यादा होता है। तो इस तरीके की कई सारी गांठें होती हैं। जनरली क्या होता है कि जब आपका लिवर ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर के साइज का है, ऑलमोस्ट 1.5 किलो का लिवर है, उसमें अगर एक छोटी सी 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर की कोई बिनाइन, मतलब जो नॉन कैंसरस गांठ है, अगर वो प्रेजेंट है, तो वो कैंसर की वो गांठ आप अगर कैंसर में फॉर्मेशन नहीं हो रही है, होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है। तो अगर वो कैंसर में कन्वर्ट नहीं हो रही है तो हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमें वो जो कैंसर, जो अगर वो ट्यूमर है उसको हमें निकालने की जरूरत है। तो कई सारे मरीज आते हैं मेरे पास, आते हैं मेरे क्लिनिक में, आते हैं कि सर हमने अल्ट्रासाउंड कराया था, हमारे पास हमारे लिवर में एक गांठ आई है, एक बार आप देख लीजिए। एंड रिपोर्ट देखते हैं, अगर कभी जरूरत होती है तो कंफर्मेशन के लिए CT कराते हैं। और CT के अंदर अगर हम देखते हैं कि वो एक हेमेंजियोमा है या एक छोटा सा एडिनोमा है, तो मैं अपने पेशेंट को ये समझाता हूँ कि आप चिंता मत करो, कुछ नहीं करना है। 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की गांठ ये जिंदगी भर आपकी ऐसी रहेगी। 1 साल बाद एक रिपीट अल्ट्रासाउंड करके देख लेंगे और हो सकता है कि पूरी जिंदगी निकल जाए, कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके। तो डॉक्टर, क्या ऐसे आपने जैसे बताया कि अल्ट्रासाउंड से या फिर MRI या CT स्कैन पर, तो ऐसे और कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे ये स्कैन में पता चल जाता है कि लिवर में कोई ट्यूमर है?
सो मोस्ट कॉमनली तो अल्ट्रासाउंड हमारा सबसे मेजर जो टेस्ट होता है वो अल्ट्रासाउंड ही होता है। अल्ट्रासाउंड जो एक अल्ट्रासाउंड बेसिकली एक तरीके का कैमरा है जो लिवर की तरफ देख रहा है। हाँ। तो जब भी कोई अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट जब देखता है कि उसके अंदर कुछ गांठ जैसी लग रही है या कोई ऐसी चीज़ है जो लिवर से डिफरेंट है, तो हम पहले सीटी करते हैं। सीटी में भी एक नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी होता है, कॉन्ट्रास्ट सीटी होता है। ठीक है। अगर नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी के अंदर अगर लग रहा है कि हाँ एक गांठ है जिसको हमें कैरेक्टराइज करना है कि वो क्या है, तो हम कॉन्ट्रास्ट सीटी करते हैं। कॉन्ट्रास्ट सीटी हमें एग्जैक्टली बता सकता है कि लिवर के अंदर जो गांठ है वो किस तरीके की है, कितनी एग्रेसिव है और किस एरिया ऑफ लिवर में मौजूद है। उसके बाद अगर हमें और एग्जैक्ट और फाइन अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि लिवर का जो गांठ है वो और कोई छोटी मोटी गांठ मिस तो नहीं हो रही, तो सबसे जो सेंसिटिव और इफेक्टिव जो टेस्ट होता है वो होता है डायनेमिक एमआरआई। डायनेमिक एमआरआई हमें सारी इंफॉर्मेशन देता है, एक छोटे से छोटे ट्यूमर की भी इंफॉर्मेशन देता है। इन एडिशन एक पेट सीटी होता है जो कि एक रंगीन कलर का एक सीटी समझ लीजिए। वो जो पेट सीटी होता है वो बेसिकली एग्जैक्टली ये बताता है कि वो कैंसर है कि नहीं है। अच्छा। और अगर वो कैंसर है तो वो लिवर के बाहर किसी और जगहों पे गया है कि नहीं गया है। ओके। तो ऐसा भी है कि जो ये कैंसर है लिवर के बाहर बाकी बॉडी ऑर्गन्स में भी फैल जाता है? यस। जो लिवर के कैंसर्स हैं, अगर वो उसके दो तरीके से वो फैल सकता है, या तो वो लिवर के थ्रू ही होके बाहर निकले और आसपास हमारी जो छोटी आंत, बड़ी आंत और आसपास के जो हमारे पीछे पैंक्रियाज होता है उन सब एरियाज के अंदर इन्फिल्ट्रेट करे। ठीक है। दूसरा होता है कि वो ब्लड वेसल, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो खून की कोशिका के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है तो वहां से हमारे छोटे छोटे जो कण होते हैं, जो सेल्स होते हैं कैंसर के, वो उसके थ्रू ब्लड हमारे मेन ब्लड फ्लो के अंदर जा सकते हैं, जहां से वो हमारे पूरे शरीर में कहीं भी जा सकते हैं। उसमें भी जो मोस्ट कॉमन एरियाज हैं जहाँ पे लिवर कैंसर फैलता है वो होता है एक तो लंग मतलब हमारे फेफड़े, उसके अलावा हड्डियाँ, बोन्स, और बोन्स में भी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो एक कॉमन एरिया होती है जहाँ पे वो जाते हैं। उसके अलावा हमारी जो रिब्स होती हैं वहाँ पे वो जा सकते हैं, हमारे ब्रेन में जा सकते हैं। ये कॉमन एरियाज है जहाँ पे लिवर कैंसर फैलता है। तो ऐसे फिर क्या सिचुएशन बन जाती है कि लिवर कैंसर बाकी बॉडी ऑर्गन्स में फैलने लगता है लिवर से निकलकर? देखिए, कैंसर एक अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ है, मतलब हमारी सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड हो रही हैं। उसके अंदर भी जनरली जब हम बात करते हैं, साइंटिफिकली अगर हम बात करते हैं, तो जो लिवर की जो कैंसर सेल्स होती हैं वो या तो थोड़ी सी अच्छी होंगी, जो बहुत तेज़ी से डिवाइड नहीं करेंगी, उनकी टेंडेंसी उतनी एग्रेसिव नहीं होगी, और कुछ सेल्स होती हैं जो बहुत एग्रेसिव होती हैं। तो जो वो एग्रेसिव काइंड ऑफ ट्यूमर्स होते हैं जिन्हें हम पुअरली डिफरेंशिएटेड एग्रेसिव ट्यूमर्स बोलते हैं, तो वो जो एग्रेसिव जो वाले जो कैंसर होते हैं उन सेल्स के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो बाहर जाएं। और जब भी अगर हम कोई बायोप्सी करके देखते हैं तो उस बायोप्सी में हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया कि एक अल्फा फिटोप्रोटीन, एक मैंने आपको नाम लिया था, CA19 एक दूसरा नाम लिया था। ये जो अल्फा फिटोप्रोटीन और CA19 ये एक ब्लड मार्कर है। अच्छा। आप ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसके अंदर टेस्ट करते हैं। एक और तीसरा मार्कर होता है, उसे हम कहते हैं PIVKA-2। सो ये जो 3 मार्कर्स होते हैं, ये 3 मार्कर्स हमें एक तरीके से ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन देते हैं कि ट्यूमर कितना ज़्यादा एग्रेसिव है। क्योंकि जब ट्यूमर बहुत एग्रेसिव होता है तो कई बार इन मार्कर्स की वैल्यू जो होती है, जो इनकी जो हमारा जो ब्लड में रिपोर्ट आती है वो बहुत हाई आती है। अच्छा। कुछ लोगों में इनफैक्ट मैंने अल्फा फिटोप्रोटीन जो आइडियली लेस देन 50 होना चाहिए, मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जिनका लाखों में और करोड़ों में भी आया है। लाखों में? yes. 50 से कम होना चाहिए और वो लाखों में? yes. तो उसका मतलब फिर उनका तो कैंसर बहुत एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं। ओके। तो कितने टाइम ड्यूरेशन में फिर ये फैलता है? पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। कोई पेशेंट्स होते हैं जिनमें जो कैंसर की जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है। इनफैक्ट एक रीसेंट पेशेंट है मेरा जिसके अंदर हम इनफैक्ट अभी ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं 2 दिन के अंदर। उस पेशेंट के अंदर आज से 4 साल पहले वो ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पेशेंट को सही मेडिकल केयर नहीं मिली, बट फॉर्चुनेटली वो ट्यूमर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं था। तो बाय द टाइम वो सही डॉक्टर्स के पास पहुंचा, उसने पहले उस समय तक ट्यूमर 2.5 सेंटीमीटर का था, उन्होंने RFA करवाया। RFA के बाद उसको 1 साल के बाद फिर ट्यूमर की रिकरेंस हुई, वापस आ गया, और अभी जब रिकरेंस हुई है तो इस टाइम वो हमारे पास भेजा गया है। तो जब हमने देखा, ओब्वियसली उसके कुछ ऐसे रीजंस थे जिन कारण से हम उसको ट्यूमर को काट के नहीं निकाल सकते, तो हमको
के पेशेंट के अंदर पूरा लिवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। तो लिवर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ जाती है अगर लिवर कैंसर हुआ तो? हाँ जी, कुछ स्पेसिफिक केसेस ऐसे होते हैं जिन केसेस के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट ही हमारे पास एकमात्र ऑप्शन रह जाता है। अब हमारा जो लिवर है वो हमें भगवान ने बहुत एक्स्ट्रा लिवर दिया है। सो एक नॉर्मल एडल्ट इंडियन मेल और फीमेल के पास लगभग 1200 से 1500 ग्राम का लिवर होता है। उस लिवर में ऑलमोस्ट अप टू 70% ऑफ द लिवर अगर मैं चाहूँ तो मैं काट के निकाल भी दूं तो भी पेशेंट को एब्सोल्युटली कुछ नहीं होगा, बिकॉज 30% लिवर हमारा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लिवर है जो कि हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए एडिक्वेट होता है, एनफ होता है। और लिवर के अंदर एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है वो ये होती है कि लिवर एकमात्र ऐसा सॉलिड ऑर्गन है हमारे शरीर के अंदर जो ग्रो करता है। तो जब हम अगर 30% छोड़ते भी हैं तो ओवर नेक्स्ट फ्यू वीक्स टू मंथ्स वो वापस से ग्रो करके अपना जितना भी 1200-1500 ग्राम का जितना भी लिवर का साइज होता है वो वापस से ग्रो कर जाता है। तो इस कारण से पेशेंट को लिवर डेफिशिएंसी नहीं होती। बट कई बार ऐसा होता है कि या तो लिवर ट्यूमर्स हमारे दोनों लेफ्ट और राइट दोनों साइड में पूरी तरीके से फैल गए हैं। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि मैं अगर सारे के सारे लिवर के ट्यूमर्स को काट के निकालूं उसके बावजूद अभी एडिक्वेट लिवर मैं छोड़ पाऊंगा पेशेंट के पास कि हाँ पेशेंट उस पर सर्वाइव कर पाएगा। या फिर कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स को लिवर ट्यूमर्स के साथ में लिवर सिरोसिस भी हो जाता है। अच्छा। और जब लिवर सिरोसिस होता है तो उस मरीज में आप लिवर का एक पार्ट काट के नहीं निकाल सकते क्योंकि वो लिवर बिल्कुल फाइब्रोज्ड हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इन ऐसे सिनेरियोज के अंदर हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। आपने जैसे बाकी ऑप्शंस बताया ट्रीटमेंट के, फिर आपने लिवर ट्रांसप्लांट बताया, कोई ऐसा स्टेज है जिसमें किसी भी ऑप्शन के कोई चांसेस ही नहीं होते और सर्वाइवल रेट भी बहुत कम होता है? जैसा मैंने आपको बताया स्टेज 4 वाले जो पेशेंट्स होते हैं उन पेशेंट्स में, क्योंकि देखिए हमारा एज अ डॉक्टर जो टारगेट है वो ये है कि हम शरीर से पूरे लिवर के कैंसर का जितना भी पार्ट है उसको निकाल दें। कोई भी अगर कैंसर है शरीर में तो हम कैंसर को निकाल दें, और जो छोटे मोटे अगर कण कहीं ब्लड के अंदर अगर फ्लो कर रहे हैं तो वो एनीवेज कीमोथेरेपी उसको टारगेट कर सकती है। लेकिन अगर लिवर कैंसर ऑलरेडी पूरे शरीर में फैल गया है, बोन्स में फैल गया है, हमारे ब्रेन में या कहीं और फैल गया है, तो आप सर्जरी करके सारा कैंसर तो निकाल नहीं सकते। तो हमारा उस केस में हम जनरली सर्जिकली पेशेंट को कुछ नहीं एडवांटेज दे पाते। तो इन पेशेंट्स के अंदर हमारी अप्रोच ये रहती है कि हम पेशेंट को पहले कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के लिए भेजते हैं। आजकल टारगेटेड इम्यूनोथेरेपीज होती हैं, वो टारगेटेड इम्यूनोथेरेपीज काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। अगर वो टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी से एक बार अगर ट्यूमर रिग्रेस कर जाता है, अगर हमें 50-70% का भी अगर रिस्पॉन्स मिल जाता है तो हम फिर उसके बाद सर्जरी करके ट्यूमर को निकाल सकते हैं। अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता। अच्छा डॉक्टर, जैसे जो भी पेशेंट्स पर ये सारी ट्रीटमेंट हो रही होती है तो ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है? ओब्वियसली हम जैसे भी हम कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी सर्जरी करेंगे या कोई भी अगर हम लिवर के टारगेटेड थेरेपीज देंगे पेशेंट्स को, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि पेशेंट को एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिवर कैंसर जो है वो कोई भी कैंसर हम अगर लेते हैं तो वो हमारी फॉल्टी हैबिट्स भी उनका एक पार्ट है। कुछ जेनेटिक रीजंस है, कुछ एनवायरमेंटल रीजंस है। तो एनवायरमेंटल रीजंस के अंदर मोस्ट कॉमन रीजन जो कैंसर्स के लिए और खासकर लिवर कैंसर में होता है वो होता है स्मोकिंग। यस। स्मोकिंग तो ऐसे मरीजों में जिनमें हम टारगेटेड थेरेपीज दे रहे हैं, एक तो हम उनको बोलते हैं कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए। सेकंड, लिवर का जो कोई भी इन्फ्लेमेशन अगर होगा, भले ही वो बिकॉज ऑफ फैटी लिवर हो, अगर कोई भी लिवर में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, फैटी लिवर हो रहा है, तो वो लिवर इन्फ्लेमेशन हमारे जो हम टारगेटेड थेरेपीज दे रहे हैं उनको उतने अच्छे से इफेक्टिवली काम नहीं करने देगा। तो हम मरीजों को ये कहते हैं कि आपको थोड़ा सा अच्छी लाइफस्टाइल रखनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है, डाइटरी हैबिट्स बिल्कुल हेल्दी रखनी है, आपको थोड़ा सा बॉडी एक्टिविटी अच्छे से रखनी है, एक्सरसाइजेस रखनी है, बिकॉज इवेंचुअली जब आपकी बॉडी एक्टिविटी इंप्रूव होती है तो आपके शरीर की कैंसर से लड़ने की क्षमता भी इंप्रूव होती है। ओके डॉक्टर, हम आपसे ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के नाम लेंगे, आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या इन सभी चीज़ों के कारण लिवर ट्यूमर और वो फिर बाद में कैंसर बन सकता है कि नहीं। सबसे पहले तो बताइए, जो बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं लोग, क्या उनमें चांसेस हैं ऐसा होने का? नॉन वेज के अंदर भी जो हेल्दी नॉन वेज एंड अनहेल्दी नॉन वेज होता है, एक तो जो हमारा रेड मीट जिसे हम कहते हैं कि मटन या तो वो जो वैरायटीज़ होती हैं वो हमारे लिवर के लिए काफ़ी हानिकारक हैं। उनमें एक तो फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है,
दूसरा उनके अंदर जो उनमें जो उनका जो फैट होता है, दैट वो फैट भी इस तरीके का होता है जो कि हमारे लिवर में जाके सेटल हो जाता है और फिर उसके लिवर से निकलने में मुश्किल करता है। अच्छा। तो इसलिए रेड मीट में मैं हर व्यक्ति को यही सलाह देता हूँ कि रेड मीट आप अवॉइड करिए। अगेन अगर हम लेट्स से अगर हम चिकन या फिश भी खाते हैं जो कि एक अच्छे वैरायटी ऑफ नॉनवेज हैं, बट उनके अंदर भी जो तले हुए जो बहुत ज़्यादा ग्रीसी प्रिपरेशंस होते हैं, जैसे कि जिसमें बहुत ज़्यादा हम तेल और घी का उसका यूज़ करते हैं, वो जनरली अवॉइड करनी चाहिए। रोस्टेड वेराइटीज़ हमारे लिवर के लिए बेटर है। ओके, जो बहुत ऑयली फूड खाते हैं क्या उनमें भी? हमारे जो डाइट के अंदर जो ऑयली फूड और जंक फूड और हमारे जो बहुत ज़्यादा हाई चीज़ कंटेनिंग जो फूड होते हैं, वो डेफिनेटली हमारे लिवर के लिए बहुत इंजरियस है। देखिए, हमारा जो डाइट है वो इवेंचुअली उसको प्रोसेस करने का काम लिवर का है। जब भी हम कोई बहुत ज़्यादा फैट कंटेनिंग या बहुत ज़्यादा इनफैक्ट मीठा हाई शुगरी डाइट अगर हम लेते हैं, स्पेशली सिंपल शुगर्स, जो सिंपल शुगर्स का मतलब क्या है, जिनमें जो मीठी है बेसिकली चीज़ें, इजीली अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं, जैसे कि हमारे राइस हो गया या रोटी हो गई, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन जो हमारे जो सिंपल शुगर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। इवेंचुअली हमारा लिवर जितना भी एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है उसको अपने अंदर स्टोर करेगा, और वो जब स्टोर होते हैं वो लिवर सेल्स को जाके उनके अंदर सूजन करते हैं। जब लिवर सेल्स इन्फ्लेम हो जाते हैं तो वो लिवर सेल्स में कहीं ना कहीं एक लंबे समय में जाके कैंसरस चेंजेस आने का रिस्क होता है। तो जैसे जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा पुअर है, कि बहुत नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, बहुत तेल मसाला वाला खाना कर रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी भी उनकी बहुत ज़ीरो या बहुत लिमिटेड है, तो उनमें इन सब फैक्टर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं बीमारियों के। और इन एडिशन अगर बहुत ज़्यादा कोई फ्रीक्वेंटली अल्कोहल इंटेक भी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे लिवर के अंदर सूजन करने का या लिवर के अंदर कैंसर डेवलप होने देने का। तो अल्कोहल से भी लिवर कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं? अल्कोहल से डायरेक्टली लिवर कैंसर नहीं होता, बट अल्कोहल एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस कारण से एक तो पेशेंट के अंदर हेपेटाइटिस होने का रिस्क होता है, जब मतलब लिवर में सूजन, हेपेटाइटिस मतलब लिवर में सूजन, और नंबर 2 लिवर सिरोसिस होने का रिस्क होता है। लिवर सिरोसिस एक बहुत बड़ा कारण है आगे लिवर कैंसर होने का। सो इस कारण से हम अल्कोहल को अगर आपसे बोलूं तो एक फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स के इन एडिशन अल्कोहल एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, हेपेटाइटिस बी और सी भी कारण बनते हैं क्या लिवर कैंसर? हेपेटाइटिस बी, हमारे 5 टाइप के हेपेटाइटिस वायरसेस होते हैं, जिसमें ए और ई वायरसेस होते हैं जो कि एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन करेंगे, लेकिन वो ठीक हो जाएगा दवाइयों से और वो कोई परमानेंट लिवर डैमेज नहीं करेंगे। जो बी, सी और डी होते हैं वो टिपिकली हमारे लिवर में एक परमानेंट डैमेज करते हैं, और इन मरीजों में आगे लिवर कैंसर होने का रिस्क काफ़ी हाई होता है। स्पेशली हेपेटाइटिस सी के जो मरीज होते हैं, अगर मेरे क्लिनिक में 10 हेपेटाइटिस सी मरीज आते हैं तो उन 10 मरीजों में से कम 4 या 5 मरीज साथ में लिवर कैंसर लेके आते हैं। अच्छा डॉक्टर, अगर जैसे जो भी हम लोग बीमारियों के नाम ले रहे थे, आप प्लीज उसके सिम्टम्स और कॉजेज भी बताइएगा। जैसे अगर किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उसके सबसे पहले बताइए कारण क्या है कि उन्हें गॉल ब्लैडर स्टोन डेवलप हुआ है। गॉल ब्लैडर जो स्टोन है, एक जो 2-3 कारण हमारे सबसे महत्वपूर्ण कारण है। एक तो यंग पॉपुलेशन में जो आजकल बहुत कॉमनली हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि सडन वेट लॉस, जब भी हमारी बॉडी सडन वेट लॉस। एक छोटा सा अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं उसका, तो हमारा जो गॉल ब्लैडर है उसका काम है हमारे जो भी पित्त है, जो बाइल है, उसको स्टोर करने का। हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारा गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपने अंदर का सारा जो पित्त होता है वो नीचे इंटेस्टाइन्स में डाल देता है, और इंटेस्टाइन्स में वो पित्त जाके, बाइल जाके हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। जब भी बहुत प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग होती है, स्पेशली जो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक आजकल बहुत कॉमन जो चल रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई या बहुत प्रोलॉन्ग फास्टिंग होती है, तो उस कारणों से क्या होता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर वो जो बाइल होता है वो बहुत लंबे समय तक स्टोर्ड रहता है, जो कि वो पुश आउट नहीं करता। और जब वो बहुत देर तक स्टोर्ड रहता है तो धीरे धीरे वो बाइल सॉलिडिफाई होके उसमें स्टोन्स बनाने चालू कर देता है। इस कारण से जो फास्टिंग और सडन वेट लॉस जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है। नंबर 2, जो भी मरीज ओवरवेट होते हैं, मतलब ओबेसिटी, वो एक बहुत बड़ा कारण है जिस कारण से स्टोन्स बनने का रिस्क होता है। जिन पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है ब्लड के अंदर, उन लोगों को गॉल ब्लैडर में स्टोन होने का काफ़ी हाई रिस्क होता है। और जिन मरीजों में फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 पहुंच जाता है, उनके अंदर भी स्टोन्स बनने का बहुत हाई रिस्क होता है। अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन बन रहे हैं तो फिर बॉडी में ऐसे क्या हमें सिम्टम्स देखने चाहिए जो समझ जाने चाहिए कि हाँ, अब हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है?
सो गॉल ब्लैडर स्टोन्स कई सारे मरीजों के अंदर तो बिना Symptoms सिम्टम्स नहीं के आते। साथ भी आता है। कितने टाइम तक? अगर जनरल पॉपुलेशन, जैसा अगर मैं आपको बोलूँ, अगर जनरल पॉपुलेशन का हम अल्ट्रासाउंड करें तो 100 में से एटलीस्ट 5 ऐसे व्यक्ति मिलेंगे आपको जिनमें गॉल स्टोन होंगे, और ये वो व्यक्ति हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है, बिना सिम्टम वाले। बिना सिम्टम्स के। और वो 5 व्यक्ति होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि मेरे को गॉल स्टोन है। मान लीजिए अगर मैं अपना अल्ट्रासाउंड कराऊं, मुझे नहीं पता कि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, हो सकता है मेरे को गॉल स्टोन्स हों। अगर गॉल स्टोन्स आपके शरीर में हैं तो हो सकता है कि उनको कोई सिम्टम ना हो। और ऐसे गॉल स्टोन्स होते हैं वो कई बार ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो साइलेंट स्टोन्स कई साल तक पड़े रहते हैं, और वो आगे जाके फिर जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि वो कैंसर बनाने का रिस्क होता है। जहाँ सिम्टम्स जब आते हैं वो तब आते हैं जब गॉल स्टोन या तो हमारे पित्त की जो थैली, जो गॉल ब्लैडर है, उसका जो एग्जिट डोर है, जो डक्ट होती है उसकी, जो बहुत छोटे साइज की होती है, उसके अंदर जाके फंस जाए। जब वो फंस जाएगा तो ऑब्वियसली गॉल ब्लैडर अपना जो बाइल है उसको पुश आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रास्ता रुक गया है। तो वो उसमें एक सूजन आएगी, उसे हम कहते हैं एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस या बिलियरी कोलिक। तो वो जब सिम्टम आते हैं तो पेशेंट को टिपिकली यहाँ पे पेन होगा, राइट हैंड साइड पे, राइट अपर साइड पे, और पेशेंट को कई बार नॉजिया, वॉमिटिंग होगा, फीवर आ सकता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। अगर कई बार गॉल ब्लैडर में जब सूजन आती है तो वो उसके साथ में लिवर में भी सूजन करती है। तो लिवर में सूजन आती है तो पेशेंट को जॉन्डिस मतलब पीलिया हो सकता है, आंखों में पीला बनाना चालू हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा बहुत रेयरली बट बहुत ही बड़ा जो रिस्क होता है वो होता है जब हमारा गॉल ब्लैडर का स्टोन स्लिप होके अगर हमारे जो हमारी पित्त की नली है, जो बाइल डक्ट है, उसके एंड पे जाके अगर अटक जाए, क्योंकि वो एक बहुत नैरो एरिया होता है। अगर वो वहाँ पे अटक गया तो वहीं पे हमारी जो पैंक्रियाज मतलब अग्नाशय की जो नली होती है वो भी वहीं पे आके जुड़ती है। तो उस कारण से हमारे पैंक्रियाज में और बाइल डक्ट के दोनों के अंदर सूजन आती है, और वो जो सिचुएशन होती है वो काफ़ी रिस्की होती है, कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है। अच्छा, ओके। और अगर लिवर ट्यूमर हो गया है तो फिर इसके कारण क्या हो सकता है? सो लिवर ट्यूमर के मैंने आपको बताया कि कारण में ओब्वियसली हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी वायरसेस हो गए, फॉल्टी लाइफस्टाइल हैबिट्स हो गई। देन कई लोग होते हैं जिनके अंदर नो एपरेंट रीजन के कारण, जस्ट बिकॉज कि उनके नॉर्मल लिवर सेल में कोई म्यूटेशन हुआ, मतलब उनके जो डीएनए है उसमें कुछ चेंजेस हुए रेडिएशन के कारण या किसी और कारण से, और वो हो गया। डीएनए में चेंजेस मतलब देखिए, जब हमारी सेल्स हैं, हमारा जो पूरा शरीर है, हम जो बात कर रहे हैं अब वो सारा का सारा डीएनए के कारण हो रहा है। हमारा जो डीएनए है वही डिसाइड करता है कि हम कैसे दिखेंगे, कैसे हमारा आवाज कैसी होगी, हमारा बोलने का तरीका कैसा होगा, हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी, सब कुछ हमारे डीएनए के अंदर कोडेड है। और वो कोड्स बिल्कुल कंप्यूटर के कोड्स की तरह 0101 सिचुएशन होती है हमारे पास। तो वो जो डीएनए है वो हर सेल के अंदर मौजूद है, और वो डीएनए ही डिसाइड करता है कि हमारे सेल्स कैसे डिवाइड होंगे, कैसे रेप्लिकेट होंगे। और जब कई बार क्या होता है कि जैसे कई रेयर बट काफ़ी जो इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर रेडिएशन का एक्सपोजर होता है। तो रेडिएशन के एक्सपोजर के अंदर, जैसे हमारी इवन हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो रेडिएशन में काम करते हैं वो एक लेड की शील्ड पहनते हैं। बट जो कई मजदूर होते हैं, कई लोग होते हैं जो इतना नहीं प्रिकॉशंस लेते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, जब रेडिएशन होता है तो रेडिएशन से हमारे किसी भी सेल के अंदर किसी भी मूवमेंट पे कोई डीएनए में सडन चेंज आ सकता है। और अगर वो डीएनए में सडन चेंज आया तो वो मेलिग्नेंसी मतलब कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, और वो एक सेल फिर 2, 4, 8, 16, 32 एंड करते 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 एक पूरा ट्यूमर का फॉर्मेशन ले सकता है। ओके, अच्छा डॉक्टर, आपने जैसे रेडिएशन की बात की, तो इसमें जो आजकल लेज़र हेयर रिडक्शन, ये जो थेरेपीज या जो भी ये रिडक्शन ट्रीटमेंट्स वगैरह आते हैं, इसका भी कोई रोल है? नहीं, सो लेज़र जो हम लेज़र यूज़ करते हैं फॉर हेयर रिडक्शन के लिए या टैटू रिमूवल के लिए, या कई बार हमारे जो पिंपल्स, स्किन लीजन्स हैं उनको हटाने के लिए, उनकी जो उस लेज़र की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जनरली हमारे सेल्स को उतना डैमेज नहीं करती। बट येस, तो हमारी जो रेडिएशन होती है उसकी एक फ्रीक्वेंसीज की रेंज होती है। जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी जो वेव्स होती हैं, वो वेव्स होती हैं जो कि क्रिएट कर सकती हैं। और वो वेव्स कई बार हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हो सकती हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं। तो उन एरियाज़ के आसपास रहने वाले लोगों के अंदर ये काफ़ी कॉमनली पाया जाता है कि वहाँ पे कैंसर्स की रिस्क बहुत होता है। इनफैक्ट जैसे हम अगर बात करें जो जापान में जो अनफॉर्चुनेट इवेंट था हिरोशिमा नागासाकी का, तो वहाँ पे आज तक की जनरेशन्स के अंदर कई जो कैंसर हैं, खासकर स्टमक कैंसर एंड लिवर कैंसर्स के जो इंसिडेंट्स हैं जो बहुत बहुत ही ज़्यादा है।
और वो इसी कारण से है क्योंकि वो जो रेडिएशन एक्सपोजर था आज भी आज उनका वो रेडिएशन एक्सपोजर का जो इफेक्ट है वो आज भी देखने को मिल रहा है। ओके। अच्छा डॉक्टर, लिवर ट्यूमर के फिर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? लिवर ट्यूमर्स अगेन अगर बहुत छोटा ट्यूमर है तो कई बार वो सिम्टम्स नहीं नहीं है। करता क्योंकि वो लिवर के अंदर होता है। जैसे मैंने आपको बताया लिवर इतना बड़ा है हमारा कि उसके अंदर एक छोटा सा ट्यूमर कहाँ पे रह रहा है पता नहीं चलता। बट कई बार जो कॉमन सिम्टम्स हमें जो फील हो सकते हैं जब लिवर ट्यूमर काफ़ी बड़ा हो जाता है तो एक तो हैवीनेस फील हो सकती है मरीज़ को। कई बार मरीज़ आते हैं बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे भारी भारी लगता है। ठीक है। हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड में पता लगता है कि एक बड़ा सा लिवर ट्यूमर है जो कि उस राइट लोब के अंदर बैठा हुआ है। कई बार अगर वो हमारे लिवर के अंदर के जो उनकी जो नलियां हैं पित्त की जो बाइल डक्ट्स हैं उन बाइल डक्ट्स को अगर वो कंप्रेस कर देगा तो पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है। पेशेंट हमारे पास जॉन्डिस लेके आते हैं। जब जॉन्डिस लेके आते हैं हम सीटी या अल्ट्रासाउंड करते हैं उनको देखते हैं कि वहाँ ट्यूमर है। और अगर कई बार ऐसा होता है कि वो जो ट्यूमर है वो लिवर के बाहर जाके आंतों जो पास में जो छोटी आंत जो वहीं पे रन कर रही है उसमें इन्फिल्ट्रेट करता है तो उस कारण से छोटी आंत का रास्ता रुक जाता है। तो उसमें पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं नॉजिया वॉमिटिंग लेके, खाना खाएंगे खाना रुका रहेगा यहाँ पे और उल्टी करके बाहर आएगा। अच्छा। फिर सीटी करते हैं तो पता लगता है कि आंत रुकी हुई है, आंत का रास्ता रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि लिवर का ट्यूमर उसमें इन्फिल्ट्रेट कर गया है। तो बहुत सटल साइंस भी हो सकते हैं, बहुत स्पेसिफिक साइंस भी हो सकते हैं। बट अगेन लिवर एक ऐसा कैंसर है जो कि बहुत वेराइटी ऑफ सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है। और ओब्वियसली अगर कोई भी ऐसे कोई वियर्ड सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो डेफिनेटली उस चीज़ को ठीक है। चेक करना चाहिए। एक और लिवर कैंसर के फिर कॉजेज और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सो लिवर कैंसर के जैसे मैंने आपको बताया कि कॉजेज में जैसा कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वायरसेस हैं और अगर लिवर में सिरोसिस डेवलप हो रही है किसी भी कारण से तो उसकी वजह से अल्कोहल के कारण है, स्मोकिंग के कारण है, फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स के कारण है, फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि कैंसर डेफिनेटली वो करती हैं। और सिम्टम्स में जैसे मैंने आपको बताया कि लिवर कैंसर ट्यूमर अगर छोटा है तो सिम्टम्स नहीं तो ऑब्वियसली कई बार सिम्टम्स ना भी हों। अगर वो बड़ा हो गया है तो वो हमारे लिवर को एक्सपैंड करेगा, लिवर हमारा स्ट्रेच होगा तो पेशेंट को एक भारीपन एक हैवीनेस महसूस होगी। और अगर वो हमारे पित्त की नलियों को दबा रहा है तो ऑब्वियसली जॉन्डिस हो सकता है। अगर कोई ब्लड की वेसल अगर दब गई और उससे ब्लड सप्लाई खत्म हो गई तो एक सडन पेन भी हो सकता है। कई बार हमारा ट्यूमर हमारे मेजर ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है और वो मेजर ब्लड वेसल्स को रोक देता है तो वहाँ पे हमारे ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो एकदम से सडन पेन हो सकता है मरीज को। तो वो सिम्टम्स हैं डेफिनेटली। ठीक है। आई थिंक इस सेशन में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे एस्पेक्ट्स पर बात कर ली। आखिर में हम यही चाहेंगे कि आप हमारे ऑडियंस को प्लीज़ बताएं कि अगर वो चाहते हैं कि वो अपना लिवर हेल्दी रखें, उनको आगे चलकर लिवर ट्यूमर, लिवर कैंसर या लिवर से जुड़ी कोई बीमारी ना हो, तो अभी से वो कौन सी चीज़ें करना बंद कर दें? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं 4 या 5 पॉइंट्स में बताऊंगा। देखो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल एक संत साधु नहीं बनना है, यस, बट हाँ आपको एक हमारी जो करंट लाइफस्टाइल है उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई है। तो फिजिकल एक्टिविटी रखिए, कोशिश करिए मॉर्निंग में उठें, एक हमारा टाइमली हमारा डेली शेड्यूल हो। मॉर्निंग में उठें, एक छोटे से वॉक के लिए जाएं, एक ब्रिस्क वॉक के लिए जाएं, जॉग के लिए जाएं अगर पॉसिबल है, थोड़ा योगा करें, मेडिटेशन करें। हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस जब होता है तो वो कहीं ना कहीं ये सारी बीमारियों को वर्सन ही करता है, इंप्रूव नहीं करता। उसके बाद डाइट के अंदर फ्रेश फ्रूट्स, जूसेस, हेल्दी फूड्स हमारे उसमें इंक्लूड करने चाहिए, नट्स इंक्लूड करने चाहिए डाइट के अंदर। अगर आप मीट लेना पसंद करते हैं तो ट्राई टू प्रेफर दोज काइंड ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड like white meats like chicken, fish is very good for liver by the way. Obesity, अनहेल्दी वेट को अवॉइड करें। टिपिकली आपका जो हाइट फैट कंटेनिंग फ्राइड फूड एवरीबडी लाइक्स, वंस इन अ व्हाइल आई आल्सो लाइक इट टू आई आल्सो लाइक टू हैव नाइस छोला भटूरा, बट sometimes is fine but every day is not fine. Then alcohol is injurious to liver. It's very bad. So even many patients come to me, they say, sir, I am a social drinker. Now I would say, being a social drinker, okay, there is only a very limited amount of alcohol that you are taking and in a very very long duration, but then again any and every bit of alcohol taken is basically going to go and damage the liver. Exactly. So
स्पेशली इफ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ लिवर कैंसर्स, अगर आपके फैमिली में कोई है जिसको लिवर कैंसर हुआ है या लिवर की बीमारी हुई है, लिवर सिरोसिस हुआ है, उन व्यक्तियों को तो खास कर अवॉइड करना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो जो एक जेनेटिक रिस्क है वो ऑलरेडी है, आप एडिशनल रिस्क फैक्टर्स ना ऐड करें। उसके अलावा अगर आपके कोलेस्ट्रॉल्स और वो सब हाई हैं, उनको कंट्रोल करिए। मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ कि आप एक एनुअल हेल्थ चेकअप अपना डेफिनेटली कराएं। एक एनुअल हेल्थ चेकअप में आपको ये नहीं है कि आपको बहुत सारे टेस्ट कराने हैं। एक बेसिक ब्लड टेस्ट आपके जो होते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया, CBC, LFT, KFTs हो गए, उसके अलावा एक पेट का अल्ट्रासाउंड हो गया, इन जनरल एक हेड टू टो एग्जामिनेशन हो गया, आप वो अपना कराएं। अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप एक डॉक्टर से मिलें, स्पेशलिस्ट से मिलें, उनसे एडवाइस लें, बिल्कुल, है ना। एंड अगर हम किसी बीमारी को पहली बात तो होने ही ना दें, और अगर हो रही है तो हम उसको थोड़ा सा जल्दी पकड़ लें, जिससे कि उस स्टेज 1 या स्टेज 2 में अगर हम उसको ट्रीट कर दें तो एटलीस्ट हमें ये श्योरिटी है कि वो डॉक्टर आपको वो लॉन्गेविटी, वो नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाएगा जो कि अदरवाइज किसी और व्यक्ति की है। एंड दैट इज our target eventually. Exactly. Thank you so much डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को देखा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली ग्रुप सर्कल में उन्हें बताइएगा कि डॉक्टर ने जो जो चीज़ें बताई हैं उन्हें अभी से ही अगर आप अपने लाइफस्टाइल में लाते हैं तो बहुत हद तक इस तरह की बीमारियों के होने के चांसेस को हम कम कर सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। कॉमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।